हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? सारे लोग सही हैं? आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं जो कि मैंने आपसे बात करी थी, क्योंकि इस समय जो वैकेंसी आई हैं जीडी के बाद, जीडी के तो पेपर चल रहे हैं, उसके बाद अब जो वैकेंसीज हमारे सामने हैं, एक का नाम है एमटीएस और दूसरे का नाम है सीएचएसएल, और दोनों में ही बच्चों ने फॉर्म डालेंगे। एक की वैकेंसी 4500 है और दूसरे की वैकेंसी 12500। अब बात यह है, दोनों के सिलेबस का तरीका भी सेम है, तो मैंने ये बोला क्यों ना हम एक काम करें, सीएचएसएल और एमटीएस साथ में लेते हुए चलें। तो आज आप प्यारे बच्चों मेरे साथ इन चीजों को समझें कि अगर मैं आज बेसिकली रीजनिंग का बात करने वाला हूं, और रीजनिंग में क्या होता है कि टोटल 25 क्वेश्चन आते थे पहले एसएससी में, लेकिन फिर भी बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 22 या 23 या 24 इतने करता था। मैं 24 बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि 25 में से 24 तो सर हो रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मेरी बात यह समझिए कि 25 के 25 होना आवश्यक है, क्योंकि कट ऑफ जिस तरीके से जा रही है और इसीलिए आपके सिलेक्शन में बाधा भी बन रही हैं चीजें। ठीक है, कैसे नहीं ला पा रहे हैं, वो 1, 2 या 3 क्वेश्चन क्यों छूट जा रहे हैं, आज इन सारी बातों पर हमारी चर्चा चलेगी। और साथ ही हम ये भी एक दुविधा दूर करेंगे, क्या हम साथ ही साथ जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल और साथ ही क्या अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में है वो सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन और एक साथ में यह कोर्स उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग यूपीएससी की सीसेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो इस समय यूपीएससी के बच्चों के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। वहां पर भी रीजनिंग की बात आती है, और साथ ही जो स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं पीसीएस, उसमें भी जो उनका जीएस2 जो सेकंड पेपर आता है उसमें भी ये रीजनिंग का पोर्शन आता है। तो मुख्यतः काफी ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या समानता है और क्या एक साथ तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, आप कभी भी कोई परीक्षा देने जा रहे हो और या कोई भी कोचिंग में आप क्लासेस लेने जाते हैं, तो मुख्यतः वो लोग ये तो बताते हैं कि रीजनिंग, लेकिन मुख्यतः आप कभी ये पूछते हैं कि रीजनिंग में जो 25 क्वेश्चन आएंगे उनका रवैया कैसा होगा, क्योंकि आपने सिलेबस देख के नहीं जाते। मुख्यतः क्या होता है, जो टीचर पढ़ा देते हैं आपको, जो टीचर जो बुक में लिखा हुआ होता है या प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन देख लिए, तो आपकी साइकोलॉजी वैसे पैटर्न करने लगती है और आप ये सोचते हैं कि वैसा ही पेपर आएगा, है ना? बिल्कुल। और कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम चेंज हो जाता है, जैसे एसएससी के एमटीएस और सीएचएसएल परीक्षाओं की जो तरीके हैं वो पहले की अपेक्षा चेंज हो गए हैं। अब आपको तैयारी करी हुई है, अब आपको समस्या आ रही है, ठीक है, कि कैसे करें। तो मैंने आज रीजनिंग के 2 टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, और मुख्यतः आप ये भी समझिएगा कि बच्चा सीएचएसएल की तैयारी ना करने की अपेक्षा एमटीएस की तरफ क्यों भागेगा, ये भी समझिएगा। ठीक है, दोनों के तरीकों को समझिए ध्यान से। यहां पर अगर ध्यान से देखें, मैं पहले एमटीएस की बात करूंगा, मल्टीटास्किंग सर्विसेज की बात करूंगा। यहां पर क्या लिखा है, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि जो संख्या और जो अंग्रेजी की जो वर्णमाला के आधार पर जो श्रृंखला बनती है उस पर जो क्वेश्चन है वो ये आएंगे। मेरी बात ध्यान समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपसे पूछ लिया ए के बाद बी के बाद सी, अब कौन सी संख्या आएगी, तो यहां पर अप्रोच लगाना है और आपको यह बताना है कि सर यहाँ पे डी आएगी। इस तरीके से मान लेते हैं यह श्रृंखला है। जैसे आपने दिमाग ये लगा लिया कि 2, 4, 6, फिर आगे कौन सी संख्या आएगी, तो आपने बता दिया सर 8 आएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। फिर कोडिंग और डिकोडिंग, इसका मतलब है कि जो कूट भाषा वाले जो शब्द हैं, मतलब आपने अगर कोई भी चीज लिखी होगी कि इसको इस कूट भाषा में लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार से आपने कंडीशन पढ़ी होगी। फिर एनालॉजी, बेसिकली इसका हिंदी में शब्दार्थिक अर्थ है संबंध। अब वो संबंध फिगर के आधार पर भी बना सकते हैं और वो संबंध इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो आपको प्रश्न लिखा होता है, जैसे एक मैं छोटा सा आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैं भारत के साथ में लिख दूं दिल्ली, तो आपको बताना है कि भूटान के साथ में क्या होगा। मेरी बात ध्यान समझिए। अब यहां पर ये एक तरीके से जीएस का क्वेश्चन है ना, जीएस का क्वेश्चन है कि भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है, तो यहां पर भूटान की राजधानी क्या होगी। अब बच्चा देखिए, रीजनिंग में उनने जीएस का क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर जिस बच्चे को ये चीज नहीं पता होगी वो तुक्का ही मारेगा। मैं आपको बस सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस बात को समझिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है या कौन सा अलग दिख रहा है आपको। जैसे
मैं आपको ऑड वन आउट में 3 संख्याएं लिख के 4 संख्याएं लिख के बताता हूं और आप पहले अंदाजा लगाएंगे कि हम ये पढ़ के जाते हैं। तो अगर जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि भैया 1, 7, ठीक है, 3 और 5, अब आपको मैंने ये पूछा कि इनमें से कौन सा अलग है। अब आपके दिमाग में है, वैसे कमेंट करके आप मुझे आंसर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा विषम है, यानी कि शब्द लिखा होगा कि विषम चुनिए, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए जिस बच्चे को ये आइडिया नहीं होगा कि कौन सी संख्या, बेसिकली ये जो है वो प्राइम संख्या के ऊपर का प्रश्न आया हुआ है कि प्राइम संख्या यानी कि जो हमारी कौन सी संख्या होती है, प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या, उसके आधार पर प्रश्न पूछा हुआ है। आप देखोगे सारे के सारे विषम हैं, 2 से कट भी नहीं रहे, बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा जो विषम है वो ये है क्योंकि ये एक जो होता है वो आपके अभाज्य संख्या नहीं होती है। आप ये समझ लीजिए कि वो आपके प्रश्न होते क्यों नहीं है, पहले हमारी उसकी चर्चा है। पढ़ के तो सभी जाते हैं, आपको क्या लग रहा है जिन्होंने जीडी में फॉर्म डाला था क्या वो नहीं पढ़ रहे? इससे पहले जिन्होंने जीडी में फॉर्म डाला था क्या उन्होंने नहीं पढ़ के परीक्षा दी थी? या जिन्होंने सीजीएल की परीक्षा की तैयारी करी हुई है क्या उनने नहीं परीक्षा दी? लेकिन अमूमन बात क्या है कि लोगों से सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है, उनकी कमियां हो कहां पे रही हैं, यहाँ की बात ये होती है। तो समस्या ये है कि लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। अमूमन कई सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें कोई किताब बता दो, हम तैयारी करना चाहते हैं, फिर वो क्या करेंगे, टिक मारेंगे और उसको रट लेंगे। हो सकता है उसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाए और जिस आधार पे, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं एग्जाम की प्रिपरेशन इस लिहाज से नहीं होती है। लिहाज ये होता है एग्जाम के क्वेश्चन देखना तो आवश्यक है, वो लैंग्वेज का आधार होता है। और साथ ही दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। आप क्या लिमिटेड सिलेबस पढ़कर जा रहे हैं जो आपसे क्वेश्चन हो रहा है, इसीलिए जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको एक अलग रवैया देखने को मिल रहा है। मेरी बात समझिए ध्यान से। अब यहां पर जब सिलोजिज्म की बात होगी तो ये न्याय संगत होगा। मैं जैसे आपको बात बताऊं कि न्याय संगत में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर आज के टाइम पर एसएससी जो बेसिकली जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने बैंक की परीक्षा दी है, अगर वो मेरी बात समझ पा रहे हैं तो वो समझेंगे ध्यान से कि न्याय संगत में अगर आपको बताऊं, मैं खुद पढ़ाऊंगा न्याय संगत और मैं इसी से ही स्टार्ट करूंगा अपने रीजनिंग का चैप्टर। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि बच्चा आधा अधूरा पढ़ता है। बच्चा मुख्यतः क्या करेगा, उस कथन को समझने की कोशिश नहीं करता है, वो गोलों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है और ये कहीं ना कहीं जाकर ये विफल हो जाते हैं। मेरी बात ध्यान समझिए। अगर एक कंडीशन से, भाई ये कंडीशन तो अगर देखा जाए तो आपको कई सारे, भाई गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, कुछ भी कहीं भी आपको सर्च करने से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आपसे क्यों गलत हो जा रहा है, बात इस बात की चल रही है। वो क्वेश्चन आपसे सही क्यों नहीं हो रहा है? अगर मैंने सिलोजिज्म बोली है तो ये सिलोजिज्म तो कहीं पर भी आए, चाहे यूपीएससी के सीसेट में आए, चाहे यूपीएससी के अलावा एसएससी में आए, कहीं भी आए, वो प्रश्न आपसे होना चाहिए। आपको पता है ये सिलोजिज्म कैट में आती है, कैट के बाद एसएससी में भी आती है, एसएससी के सारे चीजों में आती है, जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सब में आपको दिखाई देगी। साथ ही सीसैट यानी कि यूपीएससी के पेपर में आती है। आप किसी भी साल का पेपर देखेंगे उसमें ये प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो इसका मतलब बैंक में भी एक बहुत बड़ा योगदान है इसका। तो गलत कहां हो जा रहे हैं? अब आपको जो मैंने बैंक की बात करी, तो बैंक में आपको बताऊं कि उन्होंने ओनली फ्यू की कंडीशन पूछना शुरू कर दी। अब बच्चे को पढ़ाया भी नहीं गया है, बच्चे को भाई मतलब केवल कुछ ऐसा लिखो, केवल, ठीक है, कुछ ए ही बी है। अब इस प्रकार से कथन जो है वो पहली बार बच्चा देख रहा है और उसके हाथ में ना खुजली होना शुरू हो जाती है कि भैया ठंडा ठंडा तेल मंगा दो और हम ना मतलब अपने बाल उछेड़ देंगे। भाई जब पढ़ाई नहीं है तो हो कैसे जाएगा तुमसे? फिर उसके बाद डायरेक्शन सेंस, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट। बच्चा, अब जाहिर सी बात है जिसको मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, भाई अगर उसमें पाइथागोरसली कंडीशन से पूछा है कि आपको बताना, बच्चा वहां गलत कर जाए, भाई देखिए आप जो सोचेंगे वो आंसर तो होगा। ये बात, एक क्वेश्चन कितने तरीके से गलत होता है इस आधार पे बनाया जाता है, ठीक है। तो आपसे कंडीशन है। फिर इसके बाद रैंकिंग ऑर्डर। अब रैंकिंग की अगर बात करें तो रैंकिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ये बैंक वालों से पूछना है कि ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्या है, उनके यहां पर पजल का रूप ले लेता है, ठीक है। अब रैंकिंग में किसी भी स्थान पर आ सकता है। ये हो सकता है कि आपको किसी लाइन पर बैठाना हो या किसी बैठक व्यवस्था, इस प्रकार से आपसे पूछा हो। दूसरा, इन्होंने नॉन वर्बल की बात कही। नॉन वर्बल में पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। अमूमन आप लोग जब गए होंगे, कई सारी महिलाओं को आपने देखा होगा पेपर जाते हो, तो उन्होंने देखा होगा कि जो उनके जो इयररिंग्स हैं और जो उनकी ये नाक में
नाक वाली कंडीशन है यहाँ पर जो हम अपनी भाषा में तो बोलते हैं कि लॉन्ग बोलते हैं यहाँ पर, उसको निकलवा देते हैं वो लोग, या वहाँ पर टेप लगवा देते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? मेटल डिटेक्टिंग तो है, वो तो चीज ठीक है, क्यों इसका बताऊंगा मैं, क्योंकि इस वाली ये प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। इवन घड़ी भी अलाउ नहीं होती है, पता है क्यों? मिरर इमेज इससे बन जाती है, आराम से रखना मिरर इमेज में, और वो प्रश्न दिखता है, इसीलिए आपसे वो प्रश्न वो वहां पर उतरवा दिए। कभी कभी कोई लड़का बोलता है हमारी बेल्ट उतरवा दे रहे हैं, इससे कौन सी नकल होने वाली है? मेरे लाल बेल्ट में जो आप निब लगाते हो उस निब से भी तो होल्ड कर सकते हो। वो सारे चीजें खत्म कर दी जाती हैं जिससे आपको दिक्कत हो। कई बोलेंगे अच्छा ठीक है तो सर अब शर्ट में क्या दिक्कत है, टी शर्ट में? तो सर ऐसा है कि कई सारे ऐसे चीजें देखी गई हैं कि जिन्होंने नकल की हदें पार कर रखी हैं, कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, फिर आपके लास्ट में ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, उसके साथ में मैट्रिक्स। ये देखिए, ये जो है ये मुख्यतः मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और ये मुख्यतः मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ, चुनौती भी है इस तरीके से कई सारे बच्चों को। ये आव्यू जो है मैट्रिक्स, ये बेसिकली क्या समझ में आ रहा होगा, जो 12वीं कक्षा में जो चैप्टर है गणित का वो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। और कई सारे बच्चों ने तो पहली बार ही सुना होगा, ठीक है, कि मैट्रिक्स नाम की भी चीज आती है, यस आती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि अंक गणितीय, ठीक है, हल आप किस प्रकार से करेंगे कैलकुलेशन, तो बेसिकली ये बॉड मास की कंडीशन है। कभी कभी क्या कहते हो दिमाग में, यार बॉड मास यहाँ क्यों पूछ लिया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप ये भाग का चिन्ह हटा दो, माइनस का हटा दो, तो किस प्रकार से कंडीशन बनेगी। फिर अगली कंडीशन ये है कि बर्ड्स ऑर्डर, आपने डिक्शनरी खोली होगी और डिक्शनरी में जैसे एक सिंपल से एक छोटी सी बात लिख देता हूं मैं, कि अगर मैं ये लिख देता हूं यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिफाइड, ठीक है, और यूनिफोल्ड, ठीक है। अब अगर मैं इन क्वेश्चनों में पूछूं कि कौन सी जो कंडीशन है वो सबसे पहले आएगी डिक्शनरी में, कौन सा शब्द पहले दिखेगा, तो भैया देखो सबसे बात है यूनि तो सब में ही लगा हुआ है, तो ए बी सी डी ई एफ होता है, तो सबसे पहले तो ये दिखेगा। अब यहां पर भी एफ है, यहां पर भी एफ है, अब यहां पर देखो सबसे पहले आई आएगा, फिर आपका ओ आएगा, तो इसीलिए ये क्रम बिल्कुल का बिल्कुल ठीक है, इस क्रम में लगाना होता है। तो ये तो भैया एमटीएस का सिलेबस है। लेकिन आप कहोगे तो सर ये थोड़ा सा सरल लग रहा है, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब आप ये ध्यान समझे, जब आप CHSL, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पर जो एग्जाम होते हैं, जो मैंने आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर दिया था, उस पर देखिए यहां पर भी एनालॉजी है, लेकिन इसके आगे सिमेंटिक है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पर ऑपरेशन लिखे हुए हैं, ठीक है, यहां पर देखिए एनालॉजी है, लेकिन नंबर एमोलॉजी और सिंबॉलिक यानी कि सिंबल्स के आधार पर होगी। यहाँ पर ट्रेंड्स है, फिगरल एनालॉजी है, स्पेस ओरिएंटेशन है, कैलकुलेशन है, बेन डायग्राम है यानी कि बेन आरेख जिसे आप बोलते हैं, नंबर सीरीज है यानी कि संख्या की जो श्रृंखला है उसकी बात करेंगे, एम्बेडेड फिगर है कि आपको बोल दिया जाएगा कि इस प्रकार का फिगर इस पूरे फिगर में कहां पर आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार से कंडीशन होती है। फिगरल सीरीज है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सिंबॉलिक या नंबर क्लासिफिकेशन है यानी कि वर्गीकरण है, ठीक है, ड्राइंग इन्फ्रेंस है। अब यहां पर फिगरल क्लासिफिकेशन है, पंच होल और पैटर्न फोल्डिंग, ये तो हमने यहां पर भी देखा, सीरीज यहां भी देखी हमने, बस क्या है चीजों को थोड़ा सा विस्तृत कर दिया गया है, ठीक है। यहां पर हमने फोल्डिंग और, ठीक है, पैटर्न देखे हैं यहां पर भी। दूसरी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारा, लेकिन ये सारा बताने के पीछे अब आपको किस तरीके का क्या रवैया रहना चाहिए पढ़ाई का, अब वो सीखिए। आप पहली बार इस चीज को YouTube पर चेक कर रहे होंगे, मैं नाम ले रहा हूं आज इसीलिए, आप रीजनिंग पढ़ने का तरीका आपका गलत है सब लोगों का। मुख्यतः क्या है, आप जब रीजनिंग का नाम लेते हो तो आप मुख्यतः रीजनिंग में क्या समझते हो, क्या सोचते हो, भाई एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल, ये तो सबको ही पता है, किताबों पर भी लिखा होता है, यानी कि भाषिक और अभाषिक ये होता है। वर्बल में जो चैप्टर मैंने अभी नाम लिए जैसे ऑड वन आउट है, ये सब शब्द होते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये बेसिकली प्रश्न क्या है और किस प्रकार से आ रहे हैं। जब जहां पर आपको हल करने की स्थिति आ जाए वहां पर बेसिकली तो वो भाषिक होंगे, जैसे इसके अंदर ब्लड रिलेशन आएगा, कैलेंडर आएगा, कैलेंडर के साथ में क्लॉक आएगी, घड़ी के सवाल आएंगे, घड़ी के साथ में आपका ब्लड रिलेशन आएगा, डायरेक्शन टेस्ट आएगी, बैठक व्यवस्था होगी,
इस प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे, श्रृंखला होगी, यानी कि ये सारे के सारे वर्बल किस पर होंगे, वर्बल इंटेलिजेंस पर। इसीलिए नाम ही है, सोचिए जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये शब्द दिया हुआ है बहुत ध्यान से। इंटेलिजेंस यानी कि तार्किक क्षमता आपसे पूछी जा रही है। अब ये जब हम बेसिकली क्या है, जब हम नॉन वर्बल की बात करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है मॉड्यूल। तो नॉन वर्बल में बेसिकली क्या होता है, एक प्रश्न जो होते हैं वो स्टेटमेंट वाले आते हैं, यानी कि कथन वाले। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो प्रश्न मिलेगा कथन पर वो आपको कथन और निष्कर्ष का ही मिलेगा। हो सकता है इस निष्कर्ष की जगह पर आपको कुछ और भी लिखा हो, तर्क लिखा हो, ठीक है, तर्क लिखा हो, अवधारणा लिखी हो। अब आपका दिमाग थोड़ा सा संकुचन में आ गया होगा, यार सर ये तो कहीं कहीं देखे हैं हमने। हो सकता है पूर्व धारणा भी लिखी हो, अरे सर ये तो हमने भी देखा है एग्जाम में। तो मैं मेरे भाई यही तो बता रहा हूं, मैं आपको यही तो समझा रहा हूं कि आप जो प्रश्न पढ़ते हैं आप एक ही चीज देख लेते हैं और उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं हमसे होगा। देखिए इन सब में आपने डाइस नाम का चैप्टर नहीं देखा होगा, पासा, आपने पासा कहीं नहीं सुना होगा। दूसरा, आपने त्रिभुज गिनने की संख्या नहीं देखी होगी। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में वो सारे मिलेंगे। एक डाइस का भी क्वेश्चन मिलेगा, या तो खुला पासा मिलेगा या बंद पासा मिलेगा, और साथ ही आपको इसमें त्रिभुज गिनने का। अब यार ये बताओ, अगर रीजनिंग में अगर मैं बताऊं इसमें त्रिभुज और 1 2 1 + 2 इसको 3, अगर यहां पर मेरे लाल ये 3 लिखने से अगर आपका सिलेबस सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे लाल तो सबका होना चाहिए। पहली बात, जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि ट्रिक बनाकर हम पढ़ने से फायदा हो जाएगा, तो सर गलत है, आपके तरीके गलत है। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत का कोई, देखिए सर मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो करनी है वो करनी है। आपको पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है तो पढ़ना है, और रोज पढ़ना है। ये नहीं आज पढ़ लिए और एक महीने बिल्कुल निश्चिंत बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहां पर क्या है, नॉर्मल वर्ब में हम स्टेटमेंट के साथ में जाएंगे और दूसरा हम फिगर के साथ में जाएंगे। और सर जब मैं आपको ये चालू करेंगे हम स्टेटमेंट और फिगर की चीजें, तब आप सर रेवोल्यूशन देखेंगे कि यार रीजनिंग का तरीका ये है। इस तरीके से रीजनिंग पढ़ेंगे तो सर हम किसी भी लेवल की रीजनिंग करते हैं तो हमारे प्रश्न हो जाएंगे। और मुझे इतना विश्वास है कि आपसे वो सारे प्रश्न होने लगेंगे। आप कई सारी किताबों से, जब किताबों की जब ना मोटाई देखते हो आप, तो आपका दिमाग ना ऐसा होने लग, कांपने लगता है। आपको आज भी वही धारणा पे चलते हो कि सर जी एक पन्ना दे दो, क्या इसी से आएगा? आप उस कंडीशन पे चलते हो सर। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि किताब मोटी है या पतली है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उस किताब को सॉल्व करने की। आपके पास कभी भी प्रश्न आ जाए, जितने भी लोग पढ़े हुए हैं, सारे लोग परीक्षा दे रहे हैं, अगर सिलोजिज्म का, अगर न्याय संगत का कोई भी प्रश्न आपके सामने दे दें तो वो आपसे होने की कुव्वत होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली हम जो कंडीशन करेंगे, हम पहले नॉन वर्बल से ही स्टार्ट करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि वो सर पहले डायरेक्शन टेस्ट से। सर हम क्या करते हैं, हमारा तरीका अलग है, इसीलिए हमारे चैनल का नाम ही अलग है, सर्वोत्तम। वी गिव सर्वोत्तम। हम आपको सर्वोत्तम परिणाम देंगे, साथ में सर्वोत्तम शिक्षा के साथ ही। ठीक है, आपको चीजों को समझना है कि कितने वेरीफाइड तरीके से हम पढ़ाई करें जिससे हमारा सिलेक्शन वहां पहुंचे। तो सर आज जो हमारी पूरी महिमा मंडल रही है वो बेसिकली हमारी किसके लिए रही है? वो रही है रीजनिंग के लिए। पहले हमने सिलेबस को समझा है और इस सिलेबस को जो तोड़ा है, और तोड़ने के बाद इनमें कौन कौन सी चीजें करेंगे, क्या भाई मैं आपको बताऊं, जब एनालॉजी नाम का चैप्टर देखो, संबंध, तो संबंध आप यहां पर भी पढ़ोगे और संबंध यहां पर भी पढ़ोगे। इस बात को समझ लीजिए। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये जो शब्द हैं ये बेसिकली यहीं पर है। मिरर इमेज, वाटर इमेज यहीं पर है। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनसे मिरर इमेज के, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मेरी बात ध्यान समझिए, मेरे लाल एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है, वो कैसे है? तो इस तरीके से गलत हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो हमारा आज पहला लेक्चर जो हमारा शुरू होगा, रीजनिंग की जो सीरीज शुरू होगी, वो बेसिकली सारे सिलेबस के लिए होगी। आप इससे सभी चीजों की तैयारी कर सकते हैं, नॉट इवन एसएससी, आप इससे सीसेट कर सकते हैं, यूपीएससी का आप, ये तो यूपीएससी के लिए है। ठीक है, जो मैं तरीका अपनाऊंगा, दूसरी कंडीशन ये है कि मल्टी कंडीशन है हमारी। ठीक है, आप इससे बेसिकली आप यूपीपीसीएस, चाहे आप बेसिकली एमपीएससी के लिए जाएं, किसी भी स्टेट सर्विसेज में अगर ये प्रश्न आ रहे हैं तो आप जाएं,
इवन आप बैंक के लिए जाएं, ठीक है, आप इवन रेलवे के लिए जाएं, आप स्टेट पुलिस के लिए जाएं, जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सारी परीक्षाओं में रीजनिंग का टॉपिक जो मैं तरीका अपनाएगा सर्वोत्तम करियर पाथ, वो आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, अब हम चीजों की श्रृंखला शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही औचित्य है, ठीक है सर, कि आपका समय व्यर्थ ना जाए और आप पढ़ाई बहुत प्रभावी रूप से करें और आपकी पढ़ाई इतनी प्रभावी हो कि एक बार बैठे और आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर आपको समझ में ये आ जाए कि मुझसे गलतियां कहाँ हो रही। क्योंकि बच्चे को बहुत सालों तक यही नहीं पता होता है कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही, हम गलतियां कर क्यों रहे हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको आत्ममंथन करने की भी जरूरत है और साथ में पढ़ने की भी जरूरत है। क्योंकि सर देखिए, कहना तो हमारा कर्तव्य है कि वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लेकिन मेरा एक कथन और साथ में है कि आप घर पर बैठ के पढ़ाई करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वही आपको शिखर तक लेके जाएगा और उसी से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा, आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई को ऐसा करें कि एक साल आप अगर इस बार कर लेते हैं तो आगे के 40-50 साल बहुत अच्छे हो जाएंगे, फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको ऐसे पढ़ना है, संकल्प लेके पढ़ना है और सर्वोत्तम शिखर तक जाना है। ठीक है, अब हम रीजनिंग की श्रृंखला शुरू करेंगे।